Hello my dears, hope and pray all well at your end. Great. Okay children, let's do today the back exercises of chapter 8 स्वास्थ्य ही जीवन है from your Hindi literature book सुनहरी धूप. Let's start with the शब्दार्थ as usual. Page number 61. पहला शब्द है परिणाम, नतीजा मीन्स रिजल्ट. मन महसूस कर मीन्स मन मारकर, अनिच्छा से अनविलिंगली. उल्लास, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, जॉय. गाढ़ी नींद, गहरी नींद, साउंड स्लीप. नियमित, नियम पूर्वक या नियम से मीन्स रेगुलरली. यथासंभव, जितना संभव हो सके एज मच एज पॉसिबल. खोमचे वाले, फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले मीन्स स्ट्रीट वेंडर्स. पोषक, पुष्टिकारक, शरीर के विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व मीन्स न्यूट्रिएंट्स. व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज. विपत्ति, मुसीबत, ट्रबल. इसके बाद है लोकोक्ति. तो कौन सी है ये लोकोक्ति? तंदुरुस्ती हजार नियामत है. इसका अर्थ है तंदुरुस्ती सबसे बड़ा वरदान है. मीन्स हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग और यू कैन से हेल्थ इज़ वेल्थ. तो इसके बाद है कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख. तो इनका अभ्यास आप स्वयं करेंगे. इसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत आती हैं प्रश्नों के उत्तर. तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? उत्तर, बीमार होने के कारण अहमद विद्यालय नहीं गया. उसके विद्यालय में क्या हो रहा था? उत्तर, उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे थे. ग, हमें गाढ़ी नींद कब आती है? उत्तर, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा रहता है. स्वस्थ मनुष्य को रात में गाढ़ी नींद भी आती है. घ, हमारा स्वभाव कब चिड़चिड़ा हो जाता है? उत्तर, यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है. अगला प्रश्न है घर में ताज़ी हवा और धूप आने के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए? उत्तर, घर में ताज़ी हवा और धूप आने के लिए खिड़कियां और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए. च, अशुद्ध जल पीने से क्या होता है? उत्तर, अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं. तो इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत इस पाठ में से एक गद्यांश यहाँ पे दिया गया है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर आपने आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो ये प्रश्न बहुत सरल हैं, आप स्वयं कर सकते हैं. फिर भी किसी कठिनाई का अनुभव हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. तो इसके बाद है लिखित प्रश्न. तो सबसे पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न. पहला प्रश्न है अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? उत्तर, अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि वह बाज़ार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करे. पर अहमद नहीं माना और बीमार हो गया. ख, अगर अहमद बीमार ना होता तो क्या करता? उत्तर, अहमद के विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे थे. उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच था. अगर अहमद बीमार ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता. ग, किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए हमें
अपने शरीर की सफाई के साथ साथ अपने घर और आसपास की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुद्ध और पौष्टिक खान पान, ताज़ी हवा और आवश्यकतानुसार धूप का सेवन करना, प्रतिदिन व्यायाम करने के साथ साथ खुलकर हंसना और प्रसन्न रहना, इन सब बातों का ध्यान रखने से हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं। घ गंदे कपड़े या दूसरों के कपड़े पहनने से क्या हानि होती है? उत्तर, हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इनमें तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरों के कपड़े भी बिना धुले पहनने से उनके रोग हमें लग सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है? उत्तर, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। च व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। इसके आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर, स्वस्थ व्यक्ति सदा हंसमुख रहता है। उसका हर क्षण उल्लास से भरा होता है। रात को उसे गाढ़ी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। ख अस्वस्थ व्यक्ति की दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, अस्वस्थ व्यक्ति को चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। ग प्रतिदिन स्नान करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, प्रतिदिन स्नान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाती है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उससे भी मैल जमा होती है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, पर मैल रोम छिद्रों में जमने से पसीना खुलकर नहीं आ पाता और शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रह जाने से तरह तरह के रोग पैदा करने लगती है। इसलिए शरीर को साफ रखने तथा रोग मुक्त रहने के लिए हमें रोज़ अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। घ साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं। इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। उत्तर, इस कथन का तात्पर्य यह है कि सदा स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। घर की सफाई ना करने से मकड़ियाँ यहाँ वहाँ अपने जाले बना लेती हैं और फिर उन जालों तथा फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। इसी प्रकार घर के आसपास की गंदगी भी हमारे घरों में बीमारी फैला सकती है। इन बातों से यही प्रमाणित होता है कि साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध हवा और धूप का
हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा और धूप बहुत आवश्यक है। घर की खिड़कियां और रोशनदान बंद रखने पर दूषित हवा कमरे में ही भरी रहती है। उसी में बार बार सांस लेने से वह और दूषित होती चली जाती है। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। अतः शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए हमें खिड़कियां व रोशनदान खुले रखने चाहिए। सर्दियों में हमें धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, दुग्ध भोजनम अमृतम का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, दुग्ध भोजनम अमृतम का अर्थ है दूध का भोजन अमृत के समान है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक हैं। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, व्यायाम और खेलों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, व्यायाम और खेलों का स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। तैरना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, क निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर आपने दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो इसके क्या नियम होते हैं संधि विच्छेद के, इस पर मैंने इसी अपनी इस चैनल पर संधि जो पाठ है उसमें विस्तार से बताया है, आप उसे देख सकते हैं। तो पहला शब्द है विद्यालय। तो इसका विच्छेद क्या होगा? विद्या जमा आलय। आगे है शाकाहारी, शाक जमा आहारी। सर्वांगासन, तो इसका होगा सर्वांग जमा आसन। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी। अगला शब्द है बाल्यावस्था। तो इसका विच्छेद होगा बाल्य जमा अवस्था। अत्यधिक, अति जमा अधिक। स्वच्छ, सु जमा अच। सदैव, सदा जमा एव। तो अगला ख है मूल शब्द से प्रत्यय को अलग करके लिखिए। तो प्रत्यय होते हैं सफिक्स। तो मूल शब्द होता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड को और प्रत्यय को हमने अलग अलग करके लिखना है। तो पहला शब्द है खोमचे वाले। तो इसमें जो मूल शब्द है वो है खोमचा, खोमचे। तो उस वाले जो है उसका प्रत्यय है, तो खोमचे जमा वाले। दूसरा है तंदुरुस्ती। तो इसमें मूल शब्द है तंदुरुस्त और इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ई प्रत्यय का। तो तंदुरुस्त जमा ई। तीसरा है महत्वपूर्ण। तो महत्व मूल शब्द है, पूर्ण प्रत्यय है। रोशनदान, रोशन जमा दान। पांचवा शब्द है शुद्धता। तो शुद्ध जो है मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। समझदार, समझ मूल शब्द, दार प्रत्यय। पनिहारा, पानी इसमें मूल शब्द है और हारा जो है प्रत्यय है। उपयोगी, उपयोग जो है मूल शब्द है और इसमें भी ई जो है वो प्रत्यय है। तो इसके बाद है ग
मूल शब्द से उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो अब आपने पहले हमने प्रत्यय अलग किए, अब मूल शब्द से हमने उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स अलग करने हैं। तो पहला शब्द है संभावना, तो इसको कैसे लिखेंगे? सम जमा भावना। दूसरा है प्रतिदिन, तो इसका जो मूल शब्द है वो है प्रति, और दिन जो है उसका जो उपसर्ग है वो प्रति, और दिन जो है मूल शब्द है, तो प्रति जमा दिन। अगला है यथा संभव, तो यथा जो है इसमें उपसर्ग है और संभव जो है मूल शब्द है। व्यायाम, वी जो है उपसर्ग है और आयाम जो है मूल शब्द है। ऐसे अस्पष्ट, तो अ जो है उपसर्ग है, स्पष्ट मूल शब्द। ला इलाज, तो ला जो है उपसर्ग और इलाज मूल शब्द। दर असल, तो दर उपसर्ग असल मूल शब्द। दुर्दशा, तो दुर उपसर्ग और दशा मूल शब्द। इसके आगे दूसरा प्रश्न है उसका क, लोकोक्तियाँ। तो क्या होती हैं लोकोक्तियाँ, इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। लोक जीवन के अनुभवों से जन्म लेने वाली लोकोक्तियाँ वास्तव में वाक्यांश ना होकर पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियों में वाक्य के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके प्रयोग से पूर्व अक्सर इस तरह के वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे किसी ने ठीक ही कहा है या यह तो वही बात हुई आदि। तो क्या आपको इस बात समझ में आई कि जैसे मुहावरे जो होते हैं वो वाक्य में के बीच में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है, तो यहाँ पे आंखों का तारा जो है मुहावरा है, तो ये वाक्य के बीच में ही प्रयुक्त हुआ। और पर जो लोकोक्ति है वो हम अपनी पूरी बात पहले कह देते हैं, तो बाद में अपनी बात को और पुष्ट करने के लिए, उसे और अच्छे ढंग से समझाने के लिए हम लोकोक्ति को फॉर एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। तो और इसलिए जब हम अपनी बात पूरी कह लेते हैं तो अंत में इसको कैसे इसका प्रयोग करते हैं लोकोक्ति का, कि यह तो वही बात हुई या किसी ने ठीक ही कहा है, ऐसा लिखकर हम उस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लोकोक्तियाँ दी हैं, उनका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप और अच्छे ढंग से इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कुछ वाक्य बनाए हैं, आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तो पहली लोकोक्ति है तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। तो इसका जो वाक्य मैंने बनाया है, दादी जी अपने घुटनों के दर्द के कारण ढंग से चल नहीं पा रही हैं। सच कहा गया है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। अब यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मैं पूरा नहीं लिख पाई, तो आप यहाँ से इसको पूरा खुद कर सकते हैं लोकोक्ति से देखकर। इसी प्रकार दूसरी लोकोक्ति है ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। तो इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में? वाक्य के अंत में, अरे जीवन की परेशानियाँ मुंह लटकाकर बैठे रहने से कम नहीं होती। अतः आगे आप उस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। तीसरी लोकोक्ति है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? पहले हम वाक्य बनाएंगे। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हर किसी को अपना योगदान देना होगा। कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चौथी लोकोक्ति है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसका कैसे प्रयोग करेंगे? इस खिलौने को लेकर बच्चों में रोज़ झगड़ा होता है, यह खिलौना ही इनसे ले लो। तो आगे हम लोकोक्ति का प्रयोग कर देंगे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आगे अंतिम लोकोक्ति है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसके लिए कैसे हम बनाएंगे वाक्य? सुबह जल्दी उठकर ताज़ी हवा में सैर करने को तुम समय की बर्बादी कहते हो। यह तो वही बात हुई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इस तरह से हम लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, र के विभिन्न रूप। तो आप जानते हैं कि जो र है लेटर जो वर्ण, उसका हिंदी में हम कई तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे कि र उसका
पूरे पूरे रूप में, पूर्ण रूप में। उसका ऊपर किसी लेटर के लिखते हैं तो उसको रेफ कहते हैं, पाँव में डालकर लिखते हैं तो उसको पदेन बोलते हैं। और जैसे राष्ट्र या ड्रम, इन शब्दों के नीचे हम उल्टी वी की तरह इनका प्रयोग करते हैं। तो ये र के विभिन्न रूप हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम इनकी उदाहरण देखते हैं। क, अ सहित र अन्य व्यंजनों की तरह संपूर्ण व्यंजन होता है, जैसे रात, रोग, शरीर आदि। तो इन शब्दों में र जो है, जैसे अन्य वर्ण होते हैं क, च, प, ऐसी र जो है अपने पूर्ण रूप में यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसका मतलब है इस र में अ भी है। तो कोई भी, आपको जैसे पता ही है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला नहीं जा सकता, उनमें स्वर रहता ही है। यदि कोई मात्रा लगी है तो उस जिस स्वर की मात्रा है उस स्वर की सहायता से वह व्यंजन बोला जाता है। जैसे की, तो ई का जो स्वर है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ई मात्रा जो लगी हुई इसके साथ, तो ई स्वर के साथ की सहायता से क बोला जा रहा है, की। और यदि क है, का है तो आ उसके साथ जुड़ा हुआ है। और यदि क है तो इसका मतलब इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, क, तो इसमें अ जो लेटर है, अ साउंड, क, ऑलवेज देयर। तो स्वर जो है हमेशा व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। व्यंजन अपने आप नहीं बोले जा सकते, उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई स्वर अवश्य रहता है। तो इसलिए यदि कोई मात्रा नहीं है तो उसमें अ रहता ही है। तो यहाँ पर भी यदि र पूरा दिख रहा है तो उसमें र में अ तो है ही, तो इसलिए इसको असहित र कहा गया है। और ख है अरहित र, मतलब अब इसका क्या मतलब है कि र जो है बिना अ के है, मतलब आधा, जिसको हम आधा अक्षर कहते हैं, आधा वर्ण बोलते हैं। तो अरहित र आगे आने वाले वर्ण के ऊपर, जो ऊपर जैसे यहाँ पे डाला हुआ है आपने, इन्होंने साइन, देखो उसको रेफ का चिन्ह कहते हैं, रेफ लगाया जाता है और उस वर्ण के पहले बोला जाता है। और जिस वर्ण के सिर पर ये रेफ लगता है उससे पहले इस र का उच्चारण होता है। जैसे कर्म, तो र पहले बोला गया, म बाद में बोला गया। और यहाँ पे भी इन्होंने जो उदाहरण दिए, धर्म, कर्म आदि, तो यहाँ पे म के ऊपर ये जो डाला गया है चिन्ह रेफ का, ये क्या है, र ही है, जिसको हम आधा र बोलते हैं, इसलिए इसमें अ नहीं होता, इसको हम जल्दी से बोलते हैं धर्म। धर्म नहीं है धर्म, ऐसी कर्म नहीं है कर्म। तो ये जिस वर्ण के सिर पर ये लिखा गया है, डाला गया है चिन्ह, उससे पहले बोला जाता है। और अगला है असहित र। अब इसमें जो र है तो पूरा, पर यहाँ पे जो उससे पहले वाला वर्ण है वो आधा है, इसलिए उसको हम पाँव में डालते हैं, जिसको पदेन र बोलते हैं। अब पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। असहित र पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ, जैसे यहाँ पे जो चिन्ह दिया है, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, ऐसे हम छोटा सा एक तिरछी रेखा खींचते हैं, इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे उदाहरण क्या है, क्रम, भ्रम, ग्रहण आदि। तो यहाँ पे क जो है थोड़ी देर के लिए बोला जा रहा है, र हम पूरा बोल रहे हैं, क्र। तो इसमें क, यदि हम इसका विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद, तो क हलंत जमा र हलंत जमा, लाइक दैट, क हलंत जमा र हलंत जमा अ, मतलब अ जो है र के साथ जुड़ा है, ना कि क। दिखने में आपको क पूरा लग रहा है और लग रहा है कि र आधा है, पर नहीं, जब आप बोलोगे इसको क्र, तो क तो हम थोड़ा बोल रहे हैं, र पूरा बोल रहे हैं, र में अ का जो स्वर है सुनाई दे रहा है, तो इसलिए इसको असहित र बोलते हैं। तो क्रम, भ्रम, ग्रहण आदि। अगला है असहित र का प्रयोग ट वर्ग के साथ, ट वर्ग के स्वर रहित व्यंजनों के साथ उल्टी वी इस तरह लगाया जाता है। जैसे ट्राम, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम आदि। एक्चुअली ये दिखने में तो लगता है कि उल्टी वी है, ये वही वाला र है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ग पॉइंट में, तीसरे नंबर पर जो असहित र हमने पढ़ा, पाई वाला, मतलब जैसे जो तिरछी रेखा वाला, वास्तव में ये वही है। पर कैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ट है, ट जो है इसमें राष्ट्र में, जैसे देखो ट्र, तो जो ट है आधा है, र पूरा है, तो आधा ट लिखा नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम ट के नीचे पहले हलंत लगाते हैं। ये ट वर्ग वाले जितने भी लेटर है, ट, ठ, ड, ढ, इनको हम आधा नहीं लिख सकते, तो इनको आधा शो करने के लिए हमें इनके नीचे हलंत लगाना पड़ता है, जो छोटी सी तिरछी रेखा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो एक तो हलंत पहले हम लगा लिए, अब उसके बाद हम उसको आधा भी शो कर रहे हैं, तो ट्र,
ट्र बोलने के लिए ट मीन्स आधा, तो हमने हलंत लगा दिया। अब र उसके साथ लगा जोड़ना है, वही पदेन र, जो तिरछी रेखा वाला र। तो वो हम जब वो हम कैसे डालते हैं, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। तो वो जब वो लगाते हैं तो कई बार आपस में जुड़ जाती दो तिरछी रेखाएं, तो वो वी जैसा लगता है। तो है वास्तव में ये ग वाला र ही, तो पर ट वर्ग के साथ हम इस ढंग से लिखते हैं, दिखने में ऐसे लगता है। तो ट्राम, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम आदि ये जो है ये भी असहित र ही है। तो अब आगे आपने क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित स्वरूप का प्रयोग करते हुए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने शब्द र का प्रयोग नहीं किया, पर वहाँ पे सही स्थान पर आपने कौन सा र का जो रूप है प्रयोग करना है वो आपने लिखना है। तो जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद है। तो कहाँ बोला जा रहा है, व से पहले, तो आशीर और आधा है, तो इसलिए हम इसको मतलब र जो है अरहित है, तो हम व के ऊपर लिखेंगे। पर जब व के साथ मात्रा भी लगी हो तो हम मात्रा के ऊपर डालेंगे। किसी वर्ण के साथ यदि मात्रा लगी है तो ऊपर वाला र जो है वो उस वर्ण के ऊपर ना लगकर उसकी मात्रा के ऊपर लगता है। तो आशीर्वाद। आगे दुर्गति, वर्ड है दुर्गति, तो ये भी ग से पहले बोला जा रहा है, तो हम ग के ऊपर लिखेंगे। आगे ब्राह्मण, तो पहले हम ब के पैर में र डालेंगे, ब्राह और ह जो आधा है तो इसलिए उस पर हलंत भी लिखना है, हमने डालना है, तो ब्राह्मण। आगे है धार्मिक, जो शब्द है धार्मिक, तो हम म के ऊपर डालेंगे और उसकी मात्रा के साथ धार्मिक। आगे है राष्ट्रीय, तो अब ट के साथ लगाना है, तो नीचे हम उल्टी वी की तरह जो नज़र आ रहा है उस ढंग से लिखेंगे, राष्ट्रीय। आगे है उपर्युक्त, तो ये य से पहले बोला गया तो य के ऊपर रेफ के चिन्ह के रूप में डालेंगे, उपर्युक्त। श्रीमान, तो श्री श के पैर में श जो है इस ढंग से ही लिखा जाता है संस्कृत में, जैसे इन्होंने लिखा बिल्कुल सही है। अब उसमें र का स्वर आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, तो हम र का कौन सा डालेंगे, ये पदेन र वाला, श्री, तो श्रीमान। आगे है ड्रम, तो ड्रम हम इस ढंग से लिखेंगे। आगे है अगला चौथा पॉइंट, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा और के विभिन्न प्रयोग को समझिए। तो इन वाक्यों में और जो शब्द है जिसको हम एंड कहते हैं, इंग्लिश में एंडी, एंड, हिंदी में उसको और कहते हैं, पर वो इन वाक्यों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं और जानते हैं। पहला है आप और साहिल मेरे घर आइएगा, तो यहाँ पे जो और है वो एंड के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, तो इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, मतलब लिंकर, तो यहाँ पे ये समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ। दूसरे वाक्य में क्या आप और बोलेंगे, तो यहाँ पे और जो है मोर, लिटिल मोर, मतलब विल यू स्पीक मोर, तो यहाँ पे मोर की सेंस में, ज़्यादा की सेंस में आया है, तो इसलिए क्या हुआ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है और कौन आया है, तो यहाँ पे और जो है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और चौथे वाक्य में आप और चाय पिएंगे, तो यहाँ पे और का मतलब लिटिल मोर यू वांट टू हैव, तो यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, तो यहाँ पे और जो है उसकी क्वांटिटी को बताते हुए प्रयुक्त हुआ है किसी चीज़ की, तो हम यहाँ पे इसलिए क्या हुआ, और परिमाणवाचक विशेषण। विशेष्य चाय है, उसकी विशेषता क्या कि और चाय, तो ये हो गया, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, तो इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हुआ। तो आगे अगला पांचवा पॉइंट है, पहले पढ़ते हैं हम। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे अच्छा पहले हम जानते हैं कि ये पद, पहले तो पद क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको पहले क्विकली ये जानना होगा वर्ण, शब्द और पद तीनों में क्या अंतर है। वर्ण आपको पता है, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े ना कर सकें, जिसको हम लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में वर्ण या अक्षर, जैसे क, च, प, ट आदि, तो ये छोटी से छोटी ध्वनि है, साउंड है, जिसके हम और टुकड़े नहीं करते, तो इसको हम वर्ण कहते हैं। और शब्द क्या हैं, इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल, मतलब मीनिंगफुल, जब इनका कोई अर्थ देते हों ये लेटर्स, इस ढंग से हम इन्हें जोड़ें तो एक मीनिंगफुल अर्थ देते हुए शब्द बनता है। जैसे हम बोलें कमल, तो कमल, यहाँ पे हमने तीन वर्णों को जोड़ा और एक सार्थक शब्द बनाया, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया कमल। और यदि हम कोई भी तीन लेटर जोड़ दें, जैसे क ख ज, तो क ख ज, नो वर्ड इज़ देयर,
तो मतलब क्या कि शब्द जो होता है उसका कुछ अर्थ होता है, तो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। और जो कोई शब्द हम बनाते हैं मीनिंगफुल, उसकी जब हम वो बोलते हैं तो उसकी इमेज हमारी आंखों के सामने आती है। जैसे कमल बोलते हैं तो उसकी इमेज हमारे सामने है, कमल मीन्स फूल, लोटस। तो यदि कखज कहा मैंने, कखज, तो नो, दिस इज़ नो वर्ड, तो कोई इमेज हमारी आंखों में नहीं आई, आंखों के सामने नहीं आई। तो इसका अर्थ है कि शब्द जो हैं वो अर्थ सहित होते हैं, तभी वो अर्थ शब्द कहलाते हैं। अब पद क्या हुआ? यही शब्द जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। जैसे राम, मैंने अकेले अकेले शब्द बोलूँ, राम, कमल, स्कूल, बगीचा, तो ये सब शब्द हैं। अब मैं इन शब्दों को मैं एक वाक्य में प्रयुक्त करूं, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे इस वाक्य में क्या है? राम शब्द ना होकर पद बन गया। राम पुस्तक भी जो है पद हो गया, पढ़ता है अगला एक पद हो गया। तो क्योंकि इनमें हम राम, क्योंकि पुल्लिंग है तो हमने पढ़ता है लिखा। अब सीता होती, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो हम क्रिया लिखते पढ़ती है। तो इसलिए जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाते हैं, क्योंकि उनके व्याकरण के नियमों के अनुसार हम उनको बांध देते हैं, तो वो शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। तो अब आपने यहाँ पर आगे इसकी जो उदाहरण दिए पढ़ते हैं। जैसे मीरा हंस रही है, तो मीरा यहाँ पे क्या है? मीरा का परिचय है। अच्छा, पद परिचय क्या हुआ? पद तो आपने जान लिया कि पद क्या है। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम शब्द न कहकर पद कहते हैं। तो अब इनका परिचय, जब उनका बारे में डिटेल में बताएं कि ये पद कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, उनमें से क्या है, और फिर एक वचन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। जब ये सब हम विस्तार से उस शब्द के बारे में, उस एक पद के बारे में बताते हैं तो उसको उसका परिचय देना कहते हैं, कि उस पद का हम परिचय दे रहे हैं, उसकी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो जैसे मीरा हंस रही है, तो इसके में मीरा शब्द का परिचय कैसे होगा? यहाँ मीरा का परिचय है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मीरा सबसे पहले क्या संज्ञा है? कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। फिर ये क्या है? स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, एक वचन मतलब सिंगुलर, और कर्ता कारक सब्जेक्ट। तो इस ढंग से किसी भी शब्द का जो आपको पूछा जाए, इस पद का, इस वाक्य में प्रयुक्त पद का परिचय दें, तो आपने उसके विषय में जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं आपने बताना है, तो उसको परिचय देना कहते हैं। इसी तरह निम्न रेखांकित पदों का परिचय। अब यहाँ पे कुछ और वाक्य दिए हैं, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, तो इसमें उन्होंने राम का परिचय पूछा है, तो क्या हुआ? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता है। ऐसे दूसरे वाक्य में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो रहे हैं क्या है? वर्तमान काल की क्रिया। तो ये वर्ब है, कौन सी है? प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल की क्रिया, और बहुवचन में। रहा है नहीं है, रहे हैं, तो इसलिए बहुवचन में है। ऐसी अगला वाक्य है, किसान हल चला रहा है, तो यहाँ पे किसान शब्द जो इस वाक्य में पद हुआ, किसान पद का परिचय क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। और उसके बाद अब आपको क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ पद जो हैं रेखांकित किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, आपने उनका परिचय देना है। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है, इस ढंग से आप कर सकते हैं। और पेपर में भी जब पूछा जाए तो जो भी वाक्य में पद को पूछना चाहें उसका परिचय, तो आप इस ढंग से, इसी ढंग से आप अभ्यास करेंगे और देंगे। पहला है ज़्यादा, तो ये क्या हुआ? ज़्यादा खाने से, तो खाने से ये क्रिया है, तो इस ढंग से आप यहाँ पे ज़्यादा को किस अर्थ में लेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और खाना क्या है? क्रिया का विशेषण। ये मतलब किस क्रिया का विशेषण है? वर्ब का क्या है यहाँ पे? खाना, खाने का काम करना, मतलब खा क्रिया है, तो टू ईट मतलब, तो खाना क्रिया का ये विशेषण है। कितना खाना? ज़्यादा खाना। तो उसके बाद है दूसरा कोई, तो इसमें दूसरा पद क्या है? कोई। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन, पुल्लिंग। अगला ख वाक्य है, जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो पहले आपने जंक फूड का परिचय देना है। तो जंक क्या है? गुणवाचक विशेषण, फूड विशेषण, विशेष्य का विशेषण। तो फूड क्या है? विशेष्य मतलब नाउन वर्ड, तो उसका ये उसकी विशेषता बता रहा है। उसके बाद है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य क्या है? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक वचन, पुल्लिंग। तीसरा वाक्य है, कुछ बच्चे व्यायाम कर रहे हैं,
तो यहाँ पे कुछ जो पद है उसका परिचय क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इसका विशेष्य क्या है, बच्चे और कर्ता कारक। अगला जो पद है कर रहे हैं, तो ये क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है, बहुवचन क्रिया। उसके बाद है घ, मक्खियाँ बीमारी फैलाती हैं। तो पहले मक्खियाँ पद का परिचय हुआ, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग और बहुवचन, और बीमारी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग और एकवचन। So that's all for this time. We'll meet soon with the next topic. Take care. Bye bye.